हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड का अगला टॉपिक, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ते हैं। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक रीजन में देखने को मिलती हैं। ओके, और ये गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि कुछ चीजों के डाइजेशन हमारे स्टमक में कराएंगी। बेसिकली स्टमक के अंदर प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है, बाकी चीजों का डाइजेशन थोड़ा या ना के बराबर होता है। ओके, यहां पे पीएच की अगर आप बात करो तो 1.8 to 2 पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस का, मतलब एसिडिक इन नेचर है ये। ओके, एसिडिक इन नेचर। इनर वॉल ऑफ स्टमक, मतलब जो स्टमक की एपिथेलियम होती है या जो म्यूकोसल लेयर जिसको आप बोलते थे, वहीं पे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को आपको मिलेंगी। डायग्राम के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दिखाया गया है। 3 प्रकार के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल और पैराइटल सेल। म्यूकस नेक सेल सबसे ऊपर है, बीच में चीफ सेल नजर आ रही है और बेसल पार्ट के अंदर आपको पैराइटल सेल्स नजर आ रही है। ओके, तो इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं कि इन अलग अलग सेल्स का, इन अलग अलग ग्लैंड्स का क्या सिक्रीशन होता है। म्यूकस नेक सेल म्यूकस रिलीज करती हैं और साथ साथ बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज करती हैं। म्यूकस नेक सेल म्यूकस रिलीज करती हैं और बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज करती हैं। एक्चुअल में अभी आप नीचे पढ़ोगे ऑक्जेंटिक सेल के बारे में, जो कि HCl रिलीज कर रही हैं, और HCl हमारे स्टमक के वॉल को डैमेज कर सकती थी, उनका ऑटो डाइजेशन करा सकती थी। दैट इज वाई यहां पे म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन का रिलीज होना जरूरी था, जो किसने किया? म्यूकस नेक सेल ने किया। इट प्रिवेंट्स ऑटो डाइजेशन। ऑटो डाइजेशन क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है चीफ, या फिर इसी को जाइमोजेनिक सेल आप बोल देते हो या फिर पैप्टिक सेल्स बोल देते हो। ये रिलीज करती हैं कुछ प्रो एंजाइम्स, जैसे कि पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन पाई जाएगी सभी में, चाहे एडल्ट्स हो या इन्फेंट्स हो, और प्रोरेनिन पाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर, जो मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन कराते हैं। मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन कराते हैं। डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ओके, एंड सम लाइपेज। सम लाइपेज कुछ लाइपेज भी यहां पे रिलीज करेंगी, और लाइपेज का काम होता है फैट का इमल्सिफिकेशन कराना, लेकिन थोड़े बहुत मात्रा में रिलीज होती है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। यहां तक कि यहां पे आप अमाइलेज भी देखोगे, लेकिन वो भी इतने ज्यादा फंक्शनल यहां पे नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक, ओके। जैसा कि आपने यहां पे पीएच के बारे में बात किया, एडल्ट्स के अंदर जो स्टमक का पीएच है वो हो जाता है 1.8 से लेके 2, 1.5 से लेके 2, लेकिन वहीं अगर इन्फेंट्स की बात की जाए तो वहां पे पीएच ज्यादा होता है, 5 के अराउंड होता है। लास्ट है आपका ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल्स, जो कि HCl रिलीज करते हैं, पहले ही मैंने बताया आपको, और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती हैं, जो कि हेल्प करती हैं विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ओके बेटा, ठीक है। तो ये थी हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। 3 प्रकार की होती थी, म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल एंड पैराइटल, या फिर इसी को आप ऑक्जेंटिक सेल्स बोल देते हो। क्लियर है बेटा? उसके अलावा यहां पे और भी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि जाइमोजन, जैसे कि अर्जेंटाफिल सेल्स, जिनका काम तो कुछ खास नहीं, जैसे ये करती हैं, ये लाइसोजाइम का सिक्रीशन करती हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये भी ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं।
ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। टोटल इंटेस्टाइन के अंदर ये दो प्रकार की देखने को मिलेंगी, एक हो जाएगी क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन और दूसरी हो जाएगी ब्रूनर्स ग्लैंड, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। विलाई के बेस वाले पोर्शन को हम क्रिप्ट्स बोल देते हैं। उन्हीं क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुन के अंदर आपको म्यूकस रिलीज करने वाली गॉबलेट सेल्स मिलेंगी और एंजाइम रिलीज करने वाली पैनेट सेल्स नजर आएंगी। ओके बेटा, तो क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन के अंदर हमको टोटल दो टाइप्स के ग्लैंड्स, एक तो गॉबलेट सेल्स और दूसरा पैनेट सेल्स। ओके, दूसरे नंबर पे आ जाता है ब्रूनर ग्लैंड्स। यहां पे याद रखना है ये सिर्फ और सिर्फ सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में देखने को मिलेगी। ये हमने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल में जब सब म्यूकोसा के बारे में बात किया था तो वहां समझाया था ये म्यूकस रिलीज करेंगी। क्या रिलीज करेंगी? म्यूकस रिलीज करेंगी। तो ये थी दो चीजें। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स करेंगी क्या? तो ये एल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करेंगी, जिनको आप कलेक्टिवली सकस इंटेरिकस बोल देते हो। क्या बोल देते हो बेटा? सकस इंटेरिकस, सकस इंटेरिकस। ओके, इनके पास कुछ एंजाइम्स देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल लास्ट में इनकी जरूरत पड़ेगी। माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज, स्यूक्रेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, तो इनकी आवश्यकता लास्ट में हमको पड़ती है। ओके, तो जब हम डाइजेशन के प्रोसेस को समझेंगे, एंजाइम्स के एक्शन को समझेंगे, वहां पे हम इसके बारे में डिटेल में आपसे बात करेंगे। अभी है द बाइकार्बोनेट्स एंड द म्यूकस। यहां पे बाइकार्बोनेट रिलीज हो रहा था, आपने देखा अल्कलाइन नेचर है इंटेस्टाइनल जूस का या सकस इंटेरिकस का, तो उसका एल्कलाइन नेचर आया बाइकार्बोनेट के कारण, और साथ साथ यहां पे भी म्यूकस देखने को मिल रहा है। अगेन ये इंटेस्टाइनल म्यूकस को प्रिवेंट करेंगी फ्रॉम ऑटो डाइजेशन, और साथ साथ एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेंगी, जो एल्कलाइन मीडियम जरूरी होती है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस या फिर इंटेस्टाइनल जूस। ओके बेटा, क्लियर है? तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाने वाला या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आप जिसको बोल लो। अब हम शुरू करते हैं बेटा लीवर के बारे में। लीवर के बारे में पढ़ने से पहले एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ठीक है, रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा। गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन प्रकार की हमने देखी, म्यूकस नेक सेल, दूसरे नंबर पे चीफ सेल, तीसरे नंबर पे ऑक्जेंटिक सेल्स। इनके जो अलग अलग नाम हैं इनको आप याद रखिएगा, और इनका सिक्रीशन क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। म्यूकस नेक सेल म्यूकस रिलीज करती हैं, चीफ सेल्स इनएक्टिव एंजाइम्स रिलीज करती हैं, और ऑक्जेंटिक सेल HCl एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती हैं विटामिन B12 के फॉर्मेशन के लिए या विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। आरबीसी का फॉर्मेशन विटामिन B12 की मदद से होता है। ओके बेटा, क्लियर है? ठीक, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर हमने बात की क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुन के बारे में और ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में। तो क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुन कहां पाई जा रही है? एट द बेसिस ऑफ विलाई, और उसके अंदर हमको गॉबलेट सेल्स देखने को मिल रही हैं और साथ साथ पैनेट सेल्स देखने को मिल रही थी। ब्रूनर्स ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ कहां पे? ड्यूडेनल रीजन के अंदर पाई जा रही हैं और म्यूकस रिलीज कर रही हैं। क्या रिलीज कर रही हैं? म्यूकस रिलीज कर रही हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड का जो एल्कलाइन मीडियम होगा, एल्कलाइन नेचर होगा, और साथ साथ इसको आप सकस इंटेरिकस बोल देते थे। माल्टेज, लैक्टेज, स्यूक्रेज, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, और इसके अलावा भी बहुत कुछ जैसे कि अल्फा डेक्स्ट्राइनीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लीवर। नेक्स्ट टॉपिक इज लीवर। इट इज वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर
बॉडी। बहुत सारे इनके फंक्शंस होते हैं, बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है ये हमारे लिए। ये इनकी रीजनरेशन पावर बहुत हाई होती है, रीजनरेशन पावर इज हाई। ओके बेटा, ये कहां पाई जा रही है? ये पाई जा रही है अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इनके वेट की अगर आप बात करोगे तो वेट वैरी करती है मेल्स के अंदर 1.4 से लेके 1.8 केजी, और यही फीमेल के अंदर 1.2 से 1.5 केजी के करीब देखने को मिलती है। इनका मेटाबॉलिज्म में बहुत जबरदस्त रोल होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होती है, पर आप जानते ही हो कि मेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है फीमेल्स के मुकाबले ज्यादा होती है। दैट इज वाई यहां पे वेट भी वैरी कर रहा है। वेट वैरी करने का मतलब नंबर ऑफ सेल्स वैरी कर रहे हैं। ओके, इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए, दो लोब में डिवाइड किया, एक राइट लोब और दूसरा लेफ्ट लोब, और इन दोनों लोब को जोड़ा गया है बाय द हेल्प ऑफ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, राइट लोब एंड दिस इज लेफ्ट लोब, इन दोनों का जो कनेक्शन है बाय द हेल्प ऑफ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ओके बेटा, और ये जुड़ी होती है हमारी डायफ्राम से बाय द हेल्प ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, बाय द हेल्प ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। ओके बेटा, कोरोनरी लिगामेंट भी यहां पे आप समझ लीजिएगा। ओके बेटा, क्लियर है? तो हमने क्या बात की? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। फिर उसके बाद इनके लोकेशन के बारे में हमने बात की। ये पाई जा रही हैं राइट अपर साइड ऑफ आवर एब्डोमिनल कैविटी। वेट वैरी करता था, मेल में ज्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। और वहीं आप इनके लोब्स की बात कर रहे थे तो राइट लोब और लेफ्ट लोब में इसको बांटा गया, और इनको जोड़ा किसकी मदद से गया है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, या फिर आप कह दो कि डिवाइड किससे किया गया है इन दोनों लोब्स को? तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और ये जुड़ी होती हैं डायाफ्राम से बाय द हेल्प ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, बाय द हेल्प ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। डायग्राम के अंदर अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, राइट लोब, लेफ्ट लोब, उसके बाद गाल ब्लैडर आपको दिखाई गई है, एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में इस लीवर के अंदर बाइल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और वो बाइल आके कलेक्ट होती है गाल ब्लैडर के अंदर, और ये गाल ब्लैडर उस बाइल की स्टोरेज तो कर ही रही है, साथ साथ उसको कंसंट्रेट भी कर रही है, तो यहां पे हमको डक्ट्स को समझना होगा। तो अभी अगले स्लाइड्स के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इन बाइल्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम लीवर अप टू ड्यूडेनम, जहां पे उस बाइल की जरूरत है फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके बेटा, ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पे सबसे पहली बात कि जो लीवर होती है वो किन चीजों से बनी होती है, उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो वो होंगे बेटा हिपैटिक लॉब्यूल्स। क्या है? हिपैटिक लॉब्यूल्स। इस हिपैटिक लॉब्यूल के अंदर आप ढेर सारे हिपैटिक सेल्स देखोगे जो अरेंज्ड होंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हुए आपको नजर आएंगे। ये डायग्राम दिखाया गया आपको जिसके अंदर ढेर सारे लीवर सेल्स नजर आ रहे हैं। ये जितने भी आप देख रहे हो ये लीवर सेल्स हैं, और ये इन्हीं लीवर सेल्स को आप हिपैटिक सेल्स कह देते हो। इन्हीं हिपैटिक सेल्स के अंदर एक्चुअल में बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये बाइल का फॉर्मेशन यहां हो रहा है, और होने के बाद इन्हीं के कैविटी के अंदर, ल्यूमन के अंदर डाल दिया जाता है, जिस कैविटी को आप बोल देते हो बाइल कैनालिक्यूलस। ओके बेटा, यस। अब बाइल कैनालिक्यूलस से उठा के इनको आगे की तरफ भेजा जाता है। अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। ओके, क्लियर है? उसके बाद जो हमारी हिपैटिक लॉब्यूल्स थी, उनकी जो कनेक्टिविटी है या उनकी जो कवरिंग है, उस कवरिंग का नाम हो जाता है ग्लिसन्स
कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल, ये थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ है, थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ है जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रही है, हर एक लॉब्यूल्स को ये कवर करती है। इसके अलावा आप डायग्राम के अंदर कफर सेल देख रहे हो और ये कफर सेल्स फैगोसिटिक होती है, फैगोसिटिक इन नेचर। कैसी है? फैगोसिटिक इन नेचर। ओके, तो ये वॉर्न आउट WBCs, RBCs या कोई बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है, वो लीवर के अंदर एंट्री किया तो उनको मार गिराने का काम, उनको खाने का काम ये फैगोसिटिक सेल, जिसको आप कफर सेल बोल देते हो, वो करेंगे। ओके, तो हमने क्या बात की? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या है? हिपैटिक लॉब्यूल। किस चीज से बनी हुई है? तो हिपैटोसाइट्स या फिर हिपैटिक सेल से बनी हुई है। ओके, जिनका काम क्या होता है? बाइल का फॉर्मेशन करना। अच्छा, वो अगर बाइल बना दी तो उन बाइल को उठा के आगे की तरफ भेजना होगा, ड्यूडेनम में भेजना होगा, गाल ब्लैडर के अंदर भेजना होगा, तो उस फ्लो को हम आगे चल के समझेंगे। फिर हमने बात की ग्लिसन्स कैप्सूल के बारे में, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, कनेक्टिव टिश्यू शीट की, एक थिन शीट की कवरिंग होती है जो हर एक लॉब्यूल को कवर करने का काम कर रही है यहां पे। ओके, फिर कफर सेल के बारे में हमने बात की जो कि फैगोसिटिक नेचर की होती है। वार्न आउट, जो डैमेज हो चुके WBCs या RBCs हैं, या जो कोई पैथोजन एंट्री कर चुका है आपके लीवर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर, उनको मार गिराने का काम ये कर रही हैं। यहां पे चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाल ब्लैडर, जो लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पे देखने को मिल रहा है। अभी पिछले डायग्राम में भी मैंने समझाया, इनका शेप होगा पियर शेप्ड। ओके, इट इज पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार के होंगे और पोस्टीरियर सरफेस से जुड़े हुए होंगे। आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, लीवर का जो ऊपर का हिस्सा है आप इंटीरियर बोल दो, नीचे वाले हिस्से को पोस्टीरियर साइड बोल देते हो। ओके, तो बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से ये यहां पे कनेक्टेड हैं। काम क्या है इनका? तो बाइल को स्टोर करना और उनको कंसंट्रेट करना, उसको थिक करना, इनका ये काम होता है। पीछे भी मैंने आपको ये बात बताई। तो गाल ब्लैडर का शेप याद रखेंगे, पियर शेप्ड है। काम याद रखेंगे, तो काम क्या है? स्टोरेज ऑफ बाइल एंड देयर कंसंट्रेशन। और कहां पाई जाती है? तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर। इस डायग्राम के अंदर आप देखें थोड़ा ध्यान से, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आ रही है और राइट साइड से राइट हिपैटिक डक्ट आ रही है, जो बाइल को लेके आ रही होगी। और यहां पे जिसके अंदर बाइल स्टोर्ड है ऑलरेडी, वहां से अराइज हो रही है सिस्टिक डक्ट, वहां से अराइज हो रही है सिस्टिक डक्ट। तो देखिए, हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट दोनों मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट बना देती हैं। अब कॉमन हिपैटिक डक्ट नीचे की तरफ आता है और सिस्टिक डक्ट से मिलता है, और ये दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना देती है। हिपैटिक डक्ट कॉमन क्यों बोला? क्योंकि दो हिपैटिक डक्ट आ रही थी। अब यहां से भी बाइल आके रिलीज होगा और यहां से भी बाइल आके रिलीज होगा, दैट इज वाई अब इसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोल देते हैं, जो कि जाके ओपन होगी एम्पुला ऑफ वाटर के अंदर, जो पाई जाएगी ड्यूडेनल रीजन में। ओके बेटा, चलिए तो समझते हैं इसी प्रोसेस को एक बार डायग्राम से, फ्लो चार्ट से। देखिए, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आके मिलती हैं और कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती हैं। कॉमन हिपैटिक डक्ट से आके जुड़ेंगी सिस्टिक डक्ट, जो गाल ब्लैडर से आएंगी, और ये बना देंगी कॉमन बाइल डक्ट। ओके बेटा, अच्छा, अब ये कॉमन बाइल डक्ट आके ओपन होंगी ड्यूडेनम के अंदर, और ड्यूडेनम में एक और डक्ट की ओपनिंग होती है जिसको आप पैंक्रियाटिक डक्ट बोल देते हो, और वो पैंक्रियास से अराइज होती है। तो ये था पूरा फ्लो चार्ट कि बाइल किस तरीके से लीवर से ड्यूडेनम तक जाती है। ओके बेटा, क्लियर है? चलिए, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लीवर, की लीवर का काम क्या होता है। हमने बात की थोड़ी देर पहले कि
मेटाबॉलिज्म बहुत हाई यहां पे रहता है। फिर हमने बात की लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है, इतना बड़ा ग्लैंड बनाने की जरूरत क्या थी? तो बड़ा है तो इसका काम भी ज्यादा होगा, इसका काम भी बड़ा होगा। ओके बेटा, तो एक एक काम को हम समझते हैं। एक प्रोसेस तो मैंने बार बार रिपीट किया कि ये बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करेंगी, सॉरी बाइल का फॉर्मेशन करेंगी। ओके, रोक दो, पॉज कर दो। हाँ, प्रोडक्शन ऑफ बाइल कर रही थी, और बाइल का जो नेचर होता है बेटा, ये आपको भी पता है, अल्कलाइन होगा। ओके, अल्कलाइन नेचर आया कैसे? तो बाइल में जो कंपोनेंट्स होंगे वो अल्कलाइन नेचर के होंगे, तभी ऐसा हुआ होगा। तो यहां पे पाया जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, और पाया जाएगा सोडियम ग्लाइकोकोलाइट, और पाया जाएगा बेटा यहां पे सोडियम टारो कोलाइट। पीछे भी मैंने आपको बताया कि इनका फॉर्मेशन होगा लिवर के अंदर, और इनका स्टोरेज करा जाएगा गाल ब्लैडर के अंदर, इनका स्टोरेज करा जाएगा गाल ब्लैडर के अंदर। इन बाइल का काम क्या होता है? तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि इनको ले जाके गिराना होता है ड्यूडेनल रीजन के अंदर, और पूरा फ्लो चार्ट हमने अभी समझा था, उस फ्लो चार्ट में आपने देखा। तो यहां पे ड्यूडेनम रीजन के अंदर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराने के लिए ही बेसिकली हम बाइल का इस्तेमाल करते हैं। यह था पहला फंक्शन। दूसरे फंक्शन को समझते हैं, डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, अमीन ग्रुप को हटाना, इसी को आप डीएमिनेशन बोल दोगे। तो अमाइनो एसिड्स जो पाई जाएंगी हमारे पास हमारे ब्लड के अंदर, उन अमाइनो एसिड से अमीन ग्रुप को निकाल दिया जाएगा और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की जब मुलाकात होगी तो उनसे यूरिया का फॉर्मेशन होगा, जो कहां पे हो रहा है? ये भी लीवर के अंदर ही हो रहा है। कोरी साइकिल आप पढ़ोगे जब आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ोगे, तो वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। क्लियर है बेटा? चलिए, यूरिया बना, तो यूरिया तो हमको बॉडी में रखना नहीं है, यूरिया को रिलीज करना है, बाहर भेजना है, क्योंकि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो तीसरा हमारा हेडिंग बन जाता है, टॉपिक बन जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ओके, तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, यूरिया का एक्सक्रीशन करा लिया, बाइल का एक्सक्रीशन करा लिया, ओके, यूरिया का एक्सक्रीशन करा लिया, बाइल का बिलिरुबिन बिलीवर्डिन जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं उनका भी एक्सक्रीशन हो रहा है। उसके अलावा जो आरबीसी के मेटाबॉलिज्म में कुछ बाई प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, तो उनको भी रिलीज कराने का काम यहां पे होगा। फैट का रिलीज, कुछ आयंस का रिलीज यहां पे होता रहता है, तो इसलिए ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ही बिहेव कर रहा है। इसको भी हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में एक टॉपिक के अंदर समझेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फोर्थ फंक्शन है इनका। तो ये भी बड़े डिटेल में हमको समझना पड़ेगा बेटा, कोशिश करते हैं समझने की। हालांकि जब हम आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे, तो वहां पे इसके बारे में बात होगी, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, आज हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आप कह लो ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस सबसे पहले इसको समझते हैं बेटा। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजन का बनना, इसी को हम ग्लाइकोजेनेसिस बोल देते हैं। एक हार्मोन जिसका नाम आपने सुना होगा, इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है,
ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। डिक्रीज करके कहां भेजा इसने? लीवर के पास भेजा, और लीवर ने उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को, और ग्लाइकोजन लीवर के अंदर स्टोर हो गया। ओके बेटा, तो इस तरीके से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो गया, जिसको आप ग्लाइकोजेनेसिस बोल देते हो। क्लियर है बेटा? ओके, अब आता है ग्लाइकोजीनोलिसिस। ग्लाइकोजीनोलिसिस, तो इसके लिए एक दूसरा हार्मोन है जिसका नाम होगा ग्लूकागोन। ग्लूकागोन, अभी थोड़ी देर में जब हम पैंक्रियास के बारे में बात करेंगे तो फिर से ये दोनों हार्मोन्स आएंगे, वहां हम बात कर लेंगे। तो ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं, ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करते हैं। तो पहले से जो ग्लाइकोजन हमारे पास पड़ा हुआ है, उस ग्लाइकोजन को तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन करा जाएगा, और उसके ब्रेकडाउन से हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। मिल गया ग्लूकोज। ये काम हो गया ग्लूकागोन का, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। ओके, ये दो चीजें हो गई कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। तीसरे नंबर पे आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब तक हमने बात की सिर्फ ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बनना या फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्जन। यहां पे हमको बनाना है ग्लूकोज, लेकिन नियो वर्ड जोड़ दिया गया है। ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से नहीं बनेगा, ये नॉन ग्लाइकोजन से बनेगा, जैसे कि यहां पे प्रोटीन से या फिर फैट से ग्लूकोज को बनाने को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोल देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोल देते हैं। ओके बेटा, तो ये तीन टाइप के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म थे जो लीवर करवा रहा है। क्लियर? ओके, अगला टॉपिक है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, ओके, तो डिटॉक्सिफिकेशन नाम से समझ में तो आ ही रहा होगा कि टॉक्सिक सब्सटेंस की जो टॉक्सिसिटी होती है, उस टॉक्सिसिटी को कम कर देना या खत्म कर देना, इसी को आप डिटॉक्सिसिटी बोल देते हो। क्लियर है? ओके, तीसरे नंबर, 6 नंबर का फंक्शन है हीमोपोएसिस। तो हीमोपोएसिस का मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन, और ये ब्लड फॉर्मेशन इन एम्ब्रियो के अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन शुरुआत में हो रहा था वो लीवर के अंदर ही हो रहा था। तो हीमोपोएसिस में भी ये हेल्प कर रही है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, तो ब्लड प्रोटीन के अंदर यहां पे आप बात कर लो फिब्रिनोजन की। फिब्रिनोजन बनाने का काम इनका होता है। ओके, उसके अलावा और भी प्रोटीन्स बनाती हैं, और साथ साथ ये हिपैरिन का काम, हिपैरिन सिक्रीट करने का काम कर रही हैं। हिपैरिन एक एंटी कोआगुलेंट होता है, नेचुरल एंटी कोआगुलेंट, जो ब्लड के अंदर जो ब्लड को कोआगुलेट होने से रोकता है हमारे बॉडी के अंदर, एंटी कोआगुलेंट। ओके, तो सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स और सिंथेसिस या सिक्रीशन ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन इज एन नेचुरल एंटी कोआगुलेंट, ये बात याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है लिम्फ का फॉर्मेशन। ओके, तो यहां पे लिम्फ का फॉर्मेशन भी ये कर रही हैं, इसको भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का फॉर्मेशन। ओके, बीटा कैरोटीन की मदद से ये विटामिन ए बनाएगी। बीटा कैरोटीन जो हमको कैरेट के अंदर देखने को मिलता है, उनकी मदद से हमारे लीवर के अंदर ही विटामिन ए का सिंथेसिस ये करेंगे। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, जो आरबीसी खराब हो जाते हैं, जो वॉर्न आउट आरबीसी होते हैं, उनको डिस्ट्रक्ट करने का काम, पूरी तरीके से खत्म करने का काम ये
लीवर कर रही हैं। अगला है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, इसके बारे में हमने बात की थी कफर सेल्स के बारे में, अभी जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो कफर सेल एक्चुअल में फैगोसाइटोसिस करती है, और फैगोसाइटोसिस में हमने समझा था कि WBC, RBC जो वर्न आउट हो चुके हैं या जो पैथोजन एंट्री कर चुके हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनको किल करने का काम, उनको खाने का काम ये करेंगे। नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन। एक्चुअल में हमारी लीवर एंजियोटेंसिन बनाती है, एंजियोटेंसिनोजन बनाती है। इसके बारे में भी जब हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रही हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। अगला है प्रोडक्शन ऑफ हीट। हमारी जो लीवर होती है इसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो ये हाई है, तो इसी के कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और उतना टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए लीवर ने यहां पे बहुत बड़ा काम किया। ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म हीट का प्रोडक्शन ये कर रही हैं। क्लियर है बेटा? अब आते हैं हम स्टोरेज पे। तो स्टोरेज पे सबसे पहले तो आप बाइल के बारे में ही बात कर लो। बाइल बनाने का काम और गाल ब्लेडर के पास भेज देते थे, तो गाल ब्लेडर उनको स्टोर कर लेते थे। इसके बाद फैट का स्टोरेज ये करते हैं। फैट के स्टोरेज के साथ साथ कुछ ऐसे विटामिन जो फैट सोल्यूबल होते हैं उनका भी स्टोरेज करते हैं, कुछ आयंस का स्टोरेज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका स्टोरेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये थे कुछ फंक्शंस लीवर के बारे में। ओके, हमने डिटेल में सबको समझा। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल का प्रोडक्शन कर रहे थे, एल्कलाइन नेचर के थे, उनके सारे हमने एल्कलाइन नेचर किस कारण हुए वो डिस्कस किया। डीएमिनेशन करा इसने, डीएमिनेशन के साथ साथ यूरिया का फॉर्मेशन करा, यूरिया को रिलीज भी करवाया, तो एक्सक्रीशन भी हमने बोल दिया। एक्सक्रीशन के बाद हमने डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात की, फिर हमने हीमोपोएसिस, एम्ब्रियो के अंदर ब्लड के फॉर्मेशन की बात की, फिर ब्लड प्रोटीन को बनाने का काम जो था उसके बारे में डिस्कशन किया। हिपैरिन का सिंथेसिस ये कर रही हैं, उसका सिक्रीशन कर रही हैं, लिम्फ का फॉर्मेशन कर रही हैं, विटामिन ए का फॉर्मेशन कर रही हैं, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन भी कर रही हैं। अगर फिर उसके बाद फैगोसाइटोसिस और ऑस्मो रेगुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड स्टोरेज ऑर्गन की तरह भी बिहेव कर रही हैं। क्लियर है बेटा? ओके, तो ये था लीवर के बारे में। तो लीवर से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सारी बातें फिनिश हो गई। ओके, यस। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पैंक्रियास। पैंक्रियास एक ग्रेइश पिंक कलर का ग्लैंड है जिसका वेट बहुत कम होता है, नियरली 60 ग्राम के अराउंड, नियरली 60 ग्राम के अराउंड। ये ड्यूडेनल रीजन जो सी शेप्ड होती है वहीं पे देखने को आपको मिलेंगी। ओके, इनका जो टेल वाला पोर्शन है ये स्प्लीन के आसपास कहीं जाता है। क्लियर है बेटा? ओके, तो 60 ग्राम एंड ग्रेइश पिंक ग्लैंड, ये आप बात याद रखोगे। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। ओके, लेंथ एंड विड्थ की बात कर लो तो 2.5 सेंटीमीटर वाइड होंगे और 12 to 15 सेंटीमीटर लेंथ इनका होगा। लोकेटेड पोस्टीरियर टू एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में देखने को मिल रही है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऐसे आप याद रखोगे तो पोस्टीरियर पार्ट में देखने को मिल रही हैं। द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट इज कॉल्ड डक्ट ऑफ वर्सिंग। पैंक्रियाटिक डक्ट जिसको हम बोलते हैं उसको आपने डक्ट ऑफ वर्सिंग बोल दिया। एक उसके अलावा एक और डक्ट देखने को मिलेगी जो एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है, इसको आप डक्ट ऑफ सैंटोरिनी बोल देते हो। क्या बोल देते हो? डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। एक्चुअल में ये जो डक्ट ऑफ वर्सिंग है ये हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला में जाके ओपन होगा।
हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला में जाके ओपन होगा, जिसको आप एम्पुला ऑफ वाटर बोल देते थे, एम्पुला ऑफ वाटर बोल देते थे। और ये एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट या फिर डक्ट ऑफ सेंटोरिनी आप जिसको बोल दे रहे हो, ये डायरेक्टली ड्यूडेनम में जाके खुल जाते हैं। हालांकि ड्यूडेनम में डक्ट ऑफ वर्संग भी जाके ओपन होगा, लेकिन पहले वो एम्पुला या फिर एम्पुला ऑफ वाटर में जाके ओपन होगा, और एम्पुला ऑफ वाटर के बाद उसकी एंट्री होगी पैंक्रियास के अंदर। क्लियर है? ओके। तो यहां पे था दो टाइप्स के डक्ट्स आपको देखने को मिले, एक तो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और दूसरा एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट एंड एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का नाम याद रखेंगे डक्ट ऑफ वर्संग, डक्ट ऑफ वर्संग, और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट एक्सेसरी का नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। एक जाके एम्पुला ऑफ वाटर में और दूसरा डायरेक्टली जाके ओपन हो रहा है। ये हो गया। पैंक्रियास बेटा दो टाइप्स के ग्लैंड से बनी होंगी, एक एक्सोक्राइन पोर्शन भी होगा और इंडोक्राइन पोर्शन भी होगा। तो एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो एसाइनर सेल या एसाइनी की बनी होगी, एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक, जो कि पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे बेटा? पैंक्रियाटिक जूस। क्लियर है? तो पहले तो हम एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो क्या रिलीज कर रही है? पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला या फिर उसी को एम्पुला ऑफ वाटर आप बोल देते थे, वहां पे जाके ओपन हो जाती थी। ओके, तो इनके पास होता क्या है तो देखेंगे, इट कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट और 3 प्रो एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। ये 3 हो गए इनके प्रो एंजाइम्स, इनएक्टिव एंजाइम्स। इसके अलावा कुछ और भी एंजाइम्स होंगे, जैसे कि पैंक्रियाटिक अमाइलेज, डीएनएज, आरएनएज एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज। हमने इंटेस्टाइनल जूस के बारे में बात की थी, वो उन इंटेस्टाइनल जूस का काम, उन इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो एंजाइम्स पाई जाती थी उनका एक्शन पहले होगा, उसके बाद जो उससे प्रोडक्ट बनेगा उन प्रोडक्ट्स के ऊपर इनका एक्शन देखने को मिलेगा। सॉरी पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स पाई जा रही हैं उनका एक्शन पहले होगा, उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस में पाई जाने वाली एंजाइम्स का एक्शन होगा। ओके, तो ये हो गया। इनके पीएच को आप याद रखेंगे तो पीएच क्या क्या देखने को मिल रही है? 8.4 एल्कलाइन पीएच है। ओके, तो ये है पैंक्रियास की एक्सोक्राइन पार्ट, जो कि एसाइनर सेल की बनी हुई होती है। कौन सी सेल? एसाइनर सेल्स, जो कि आपको पेरीफेरी पे देखने को मिल रही हैं। ये जो येलो कलर से आपको पैंक्रियाटिक एसाइनी देखने को मिल रही है, यही एक्चुअल में रिलीज करेंगी पैंक्रियाटिक जूस। पेरीफेरी पे आपको देखने को मिल रही हैं। और सेंटर के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि इंडोक्राइन पार्ट होगी। कौन सी पार्ट है बेटा? इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास। ठीक, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको आप आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोल देते हो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहां पे अल्फा सेल पाई जाएगी, बीटा सेल पाई जाएगी। ये 2 सेल बेसिकली हम पढ़ते हैं। इसके अलावा डेल्टा सेल भी पाई जाती है, और डेल्टा सेल के बाद डेल्टा सेल, और डेल्टा सेल के बाद पीपी सेल्स भी आपको देखने को यहां पे मिलेंगी। पीपी सेल्स, ये चीजें देखने को यहां पे आपको मिलेंगे। देखिए, समझते हैं। इंडोक्राइन पोर्शन के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस
ओके किन चीज सॉरी इंडोक्राइन पोर्शन किससे बनी हुई है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। ये इनके पास दो टाइप्स के पहले तो बता रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से कि अल्फा सेल और बीटा सेल दो चीजें पाई जा रही हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि डेल्टा सेल भी पाई जाएगी और पीपी सेल भी पाई जाएगी। तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा सेल के बारे में बात कर लेते हैं। अल्फा सेल सिक्रीट्स ग्लूकागॉन, अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागॉन और बीटा सेल सिक्रीट्स इंसुलिन, बीटा सेल सिक्रीट्स इंसुलिन। ओके, तो अल्फा सेल, ए फॉर अल्फा सेल और जी फॉर ग्लूकागॉन, तो ए जी एंड बी फॉर बीटा सेल एंड आई फॉर इंसुलिन। ये क्या करेंगी? ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाने का काम और ये ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर घटाने का काम करेंगे। ओके, तो ये ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर चेक कर रही हैं। एक अगर बढ़ाने का काम कर रहा है तो दूसरा घटाने का काम कर रहा है। नॉर्मल लेवल पे ग्लूकोज को लेके आने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, फिर डेल्टा सेल्स रिलीज करेंगे सोमैटोस्टैटिन और ये सोमैटोस्टैटिन एक्चुअल में ग्लूकागॉन और इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। सोमैटोस्टैटिन इसके अलावा और भी जगहों पे पाई जाएगी। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी से भी रिलीज होती हुई नजर आएगी, जिसका काम अलग है ग्रोथ को इनहिबिट करने का। ओके, उसके अलावा हमारे स्टमक के अंदर भी देखने को मिल रही थी, बेसल पार्ट ऑफ क्रिप्स ऑफ लिवर हुन के अंदर भी देखने को मिल रही थी, जिनका काम इंटेस्टाइनल जूस या गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को मिनिमाइज करना या कम कर देना होता था। ओके, तो ये हो गया सोमैटोस्टैटिन के बारे में, जो किसने रिलीज किया? डेल्टा सेल के अंदर। डायग्राम के अंदर आप देखें, अल्फा सेल, बीटा सेल दिखाया गया है। ओके, आरबीसीज दिखाए जा रहे हैं आपको और पीपी सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये बीच का 1.2 मिलियन करीब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस देखने को मिलते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट पैंक्रियास। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दो पार्ट्स हैं, एक्सोक्राइन पार्ट एंड इंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट क्या रिलीज करेंगी? पैंक्रियाटिक जूस, एल्कलाइन नेचर में होंगी, पीएच 8.4 होगी। और पैंक्रियाटिक जूस के कंटेंट की अगर आप बात करोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे पहले पाई जाएगी। उसके बाद 3 प्रोएंजाइम्स पाई जाएंगी। प्रोएंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ट्रिप्सिनोजन जेन लगा हुआ है तो जेन लगा हुआ है तो ये भी प्रोएंजाइम हो गया। काइमोट्रिप्सिनोजन में जेन लगा हुआ है, ये भी प्रोएंजाइम हो गया। और यहां पे प्रो लगा हुआ है, इसके कारण ये प्रोएंजाइम हो गया। ओके, तो इनको एक्टिवेट होना होगा, एक्टिवेट होने के बाद ही ये काम करेंगे। और किस तरीके से इनका एक्टिवेशन होता है तो वो चल के हम आगे जब हम इनके मैकेनिज्म को समझेंगे एंजाइम्स के, वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर हमने इंडोक्राइन पार्ट की बात की, तो इंडोक्राइन पार्ट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से हार्मोन रिलीज करवाती हैं। ओके, और उसके अंदर आपको 4 टाइप्स के सेल्स टोटल नजर आएंगे, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल। ठीक है, पीपी सेल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट पैंक्रियास एंड आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।